शुक्रिया ऋतु। और इस वक्त हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं जयभान सिंह पवैया जी, जो बजरंग दल के एक समय राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं और राम जन्मभूमि आंदोलन के जो शिल्पकार भारतीय जनता पार्टी के राजनेता रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर तो हैं ही, इस समय महाराष्ट्र के को इंचार्ज सह प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दायित्व भी वो संभाल चुके हैं। सीधे चलते हैं जयभान सिंह पवैया जी की तरफ। बहुत स्वागत करता हूं पवैया जी बंसल न्यूज़ पर आपका। जी बहुत प्रणाम जी जी, धन्यवाद। मैं अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। मेरा पहला जो आपसे बात करना हमेशा एक विचारक राजनेता से बात करने जैसा अनुभव रहता है हमारा। मुझे ये समझाइए कि भारत इस समय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान के टिप्पणीकार पहले भी सच था वो, लेकिन अब वो मानने लगे हैं कि पाकिस्तान के एक पत्रकार ने तो इस पर बड़ा अफसोस जताया कि मेरे दादाजी ने पाकिस्तान का विकल्प क्यों चुन लिया। अभी भी जब बिलावल भुट्टो आ रहे हैं तो भी वहाँ के एक टिप्पणीकार शहजाद ने लिखा कि इस समय हिंदुस्तान के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अगर ट्रेड कंटिन्यू नहीं हुआ भारत के साथ तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। ऐसे में सर, जिस तरह से बजरंग बली जी का एक विवाद सामने आया है, जिस तरह की बातें चल रही हैं देश में, कैसे आप देखते हैं? आपको भी लगता होगा कि ये समय किस तरह की बातों का, हम विकास पर आगे बढ़ रहे हैं, सनातन मूल्यों परंपराओं की बात कर लीजिए, लेकिन इन मुद्दों पर फिर अटकना, उलझना कैसे देखते हैं आप? जी देखिए शरद जी, कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास और उपलब्धियों के मुद्दे पर ही लड़ रही थी। जी, ये परिस्थितियां पैदा किसने की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं? जी चुनाव तो मेरिट पर ही होना चाहिए विकास की। जी हम अपनी उपलब्धियां बता रहे थे कर्नाटका में। जी प्रधानमंत्री जी के दौरे के पहले ही उनको अपशब्दों का जो उपयोग किया कांग्रेस पार्टी ने, जी जिसकी इजाज़त मुझे नहीं लगता कि संसदीय प्रजातंत्र की सभ्यता देती होगी उन शब्दों की। सहमत हैं आप। जी तो जी पहला अपराध तो कांग्रेस की ओर से ही होता है। आप तो रामायण पढ़ते हैं और आप जानते हैं इस पौराणिक इतिहास को जी कि हनुमान जी महाराज का मिशन मात्र सीता माता जी की खोज था। जी जी और वो लंका पहुँचे और रावण के दरबार में रावण को ही तो ये मति आई कि ऐसा करो कि बानर को विकलांग करके भेजा जाना चाहिए, तो ऐसा करो। पूंछ से बड़ा प्रेम होता है इसको। जी 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 और उनकी पूंछ में कपड़े और तेल डालना शुरू कर दिया। हनुमान जी को छेड़ा, इसका नतीजा हुआ कि लंका भस्म हो गई। जी विषय था ही नहीं वो लंका में। जी इसी तरह कर्नाटक के चुनाव में ये जो सारे चुनाव को समेट कर वहाँ पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की तरफ ले गई है, उस पार्टी का नाम तो कांग्रेस है। उसका दोष हमें क्यों दिया जा रहा है? तो जब मैनिफेस्टो में इस तरह की बात कही गई तो पूरा चुनाव उस पर केंद्रित तो होगा ही। जी 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 और वो केवल बजरंग दल पर बैन की बात कह दी है, इस तरह हम उसको नहीं ले सकते हैं। ये परोक्ष रूप से देश के टेररिस्ट को, टुकड़ा टुकड़ा गैंग को, हिजाब गैंग को ये मैसेज है कि आप लोग सुरक्षित अनुभव करिए, हमको सरकार में लाइए। जी जी ये भी मुझे ज़रा समझाइए कि बीजेपी सत्ता में है, सेकंड टर्म है, केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, और जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ती रही है, जो उसके एजेंडा की टॉप प्रायोरिटी में शामिल रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे विषय जो हैं वो समाधान के नज़दीक भी पहुंच गए। राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर 370 तक कॉमन सिविल कोड और तमाम मसले हैं जिन पर भी एक बहस की शुरुआत मुझे लगता है कर्नाटक से हो गई है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे भी आ जाते हैं, जैसा कश्मीर फाइल्स के ज़रिए उठा, अभी केरल एक्सप्रेस जो एक फिल्म है इसके ज़रिए जो बातें आ रही हैं। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में हम इन विषयों को बहुत, हम देखते हैं लोग भी बड़ी सहजता से लेते हैं।
आपने ये ठीक कहा कि कर्नाटक के पहले ये विषय क्यों आए, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहना, फिर बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करना, इससे कम से कम जनता के हित चिंतन से जुड़ी तो कोई बात कितनी समझ में आती है, मैं भी नहीं समझ पाता। फिर केरल एक्सप्रेस का विषय छिड़ गया, इसको लेकर राजनेता लामबंद होने लगे। इन विषयों को आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी की मुखालिफत के लिए ये एक लामबंदी है, या बीजेपी भी चाहती है कि इस तरह के विषय सरफेस पर आए? देखिए, इसमें दो बातें मैं आपको कहूँगा। जी पहली तो ये कि हम जब विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, जी हम विकास की ओर जाने की बात करते हैं, और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि मोदी जी के युग में भारत की जिस तरह ग्रोथ हुई है अनेक डायमेंशंस पर, जी दुनिया के जिन देशों ने कम समय में अपने को विकसित बनाया है, उसमें से एक जापान है। मैं और भी उदाहरण आपको दे सकता हूँ। जी सबसे बड़ा कारण क्या रहा जापान की तरक्की के पीछे? जापान में नेशनल स्पिरिट इतनी बड़ी थी, जी देश के लिए जीने का भाव, उसके कारण जापान विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभर आया। नागासाकी हिरोशिमा बम कांड के बाद जी हाँ। स्वदेशियत की भावना, मातृभूमि से प्रेम की भावना। सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के सिपाहियों ने जब सम्राट ने वहां देश बचाने के लिए धन मांगा तो अपने सोने से मरे हुए दांत तोड़ कर रख दिए थे उनके चरणों में। जी ये स्पिरिट भारत में पैदा नहीं होने दी गई थी अभी तक। जी और उसका कारण ये था कि एक सेकुलरिज्म नाम का जो अफीम विचारों में खिलाया गया भारत में, उसमें स्वाभाविक लगता था अपीसमेंट की नीतियाँ, तुष्टीकरण की नीतियाँ। और जब राष्ट्रवाद की बात होने लगी, मातृभूमि से प्यार की बात होने लगी, कश्मीर को बचाने की बात होने लगी, विदेशी के कलंक के ढांचे को बचाने की बात होने लगी, तो ये कम्युनलिज्म कहने की शुरुआत हो गई। उसमें कहने लगे कि फला संगठन ऐसे आंदोलन करता है कि वो नियम तोड़ रहा है। तो ये अस्वाभाविक सा भारत में दिखाई देता था। लेकिन आज मोदी जी के युग में देश के जनमानस ने इसको स्वीकार किया है, और आज जो देश के लिए जीने की स्पिरिट पैदा हुई है, उसको देखकर तुष्टीकरण की भट्टी पर रोटी सेकने वाली पार्टियों में बौखलाहट है। देश को चाहने वाले लोगों से उम्मीद नहीं बची है कांग्रेस पार्टी जैसे लोगों को, और वो कहीं देश विरोधियों का भी कोई वोट बैंक होता है उसकी तलाश कर रही है। उसका नतीजा है कर्नाटक में ये मुद्दा उछालना। धर्मांतरण बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है कर्नाटक में। क्या ये इश्यू नहीं है? क्या जी क्या धर्मांतरण से राष्ट्र के प्रति विचार नहीं बदलने की कोशिश है? वो जो लाखों वोट हैं कन्वर्जन कराने वाले मिशनरीज के, चर्च के, फोर्सेज के, बजरंग दल पर ताला लगाने की बात कह के ऑटोमेटिक हमारी पार्टी में आ जाएंगे, ये राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। इसमें हम अपराधी नहीं हैं। टीपू सुल्तान के महिमा मंडन के खिलाफ बजरंग दल सड़कों पर उतरा, आंखों का कांटा बन गया। आज कहा जा रहा है बजरंग दल का मुंह बंद करेंगे, टीपू सुल्तान की जय जयकार कर्नाटक में हो जाएगी। तो बहस को हम मोड़ नहीं रहे। इनकी बौखलाहट के कारण जो इस तरह की बदहभासी में मैनिफेस्टो जारी किया, और मैं मानता हूं कि लोकल लीडर्स ने कांग्रेस के कर्नाटक में बना लिया है, ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। ये कांग्रेसियों की राजमाता जी के घर में बनाया हुआ दस्तावेज होगा। जी 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 आपने दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें की जिन पर मैं ठिठका। एक शब्द आपने प्रयोग किया, सेक्युलरिज्म की अफीम। कार्ल मार्क्स ने भी एक शब्द, उसने धर्म को अफीम बताया, आपने धर्मनिरपेक्षता को। और ये आपने ठीक कहा कि स्वदेशियत की संजीवनी लेकर जापानी की बात नहीं करूंगा मैं दक्षिण कोरिया की भी बात करूंगा, जिसने अपने को जिस तरह से रिकॉन्स्टिट्यूट किया। तो आप ये मानते हैं कि अगर जिस बीजेपी जिस राष्ट्र धर्म की बात करती है, वो राष्ट्र धर्म बताता है कि आप अपने राष्ट्र से किस तरह प्रेम करके उसे दुनिया में फ्रंट लाइन में खड़ा करें। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए आप जैसे विद्वान राजनेता प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कई जगह जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस पर एक सुगठित रणनीति के तहत सामने आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में रहकर कर रही है वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको।
जी हम विकास के मोर्चे पर आज दुनिया के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, आयुध से लेकर तमाम चीजों में, वैक्सीन तक। लेकिन मोदी जी का जब पहला दौरा होता है अमेरिका का, जी तो ओबामा के हाथ में क्या रखेंगे इसकी जिज्ञासा थी लोगों की, कि उपहार क्या दे रहे हैं। जी श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक ओबामा के हाथ में दी मोदी जी ने जाकर। जी जी ये दुनिया के सामने हमने स्पष्ट कर दिया, ये भारत है। सिकंदर की माँ ने क्या कहा था, बेटा जब लौटे तो थोड़ा गंगा जल मुझे लेते आना। तो हम विकास और राष्ट्रवाद दोनों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, जी ये किसी से छुपा नहीं, और हम उस ओर बेहिचक बढ़ रहे हैं देश में। जी उसके जी खिलाफ ही ये प्रतिक्रिया है। जी। तो दो छोटे छोटे सवालों के साथ कंक्लूड करूंगा। एक मध्य प्रदेश की सियासत से, और बड़ा सवाल देश की सियासत का भी है और उस राज्य का भी है जिसके सह प्रभारी का दायित्व आप इन दिनों संभाल रहे हैं। दीपक जोशी जी जाने की बात कह रहे हैं। सत्यनारायण सत्तन जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता, नामचीन कवि, उनका कहना है उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो एक शाश्वत सत्य है, आना जाना एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और बड़े बड़े राजनीतिक दलों में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना हुआ है। बहरहाल आप दीपक जोशी के जाने को, उनके फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या चुनाव के पहले की ये एक प्रक्रिया होती है, या फिर आपको लगता है कि कुछ संवाद की प्रक्रिया संगठन को और सशक्त करनी चाहिए? ये देखिए, संगठन का जो नेतृत्व है जी वो बिल्कुल चिंता करता है। हमारी परंपराएं हैं संवाद की। और देखिए, एक कार्यकर्ता, परिपक्व कार्यकर्ता वर्षों में तैयार होता है, और उस कार्यकर्ता का परिश्रम अकेला नहीं होता है। पार्टी की पूंजी, हमारे पूर्वजों की पुण्या, ये सब मिलकर एक व्यक्तित्व बनता है भाजपा नेता के रूप में। मेरा मन दुखी होता है ऐसी बातें जब मैं सुनता हूं कि कोई परिवार से कहीं जा रहा है। मैं विचार के लिए जीने वाला कार्यकर्ता हूं। मेरे व्यक्तिगत मोह कुछ भी नहीं है राजनीति से, उसके बाद भी मन तो खिन्न होता है, और हमें सबको मिलकर चिंता करना पड़ेगी, संभालना पड़ेगा, लोगों को संभालना पड़ेगा। जी ये मनुष्य होता है, ये भावनाओं का पुतला होता है, सब मन का खेल होता है। और इसलिए मन को थोड़ा संभालना ये संगठन के शिल्प में होता है, और ज़्यादा हम लोग चिंता करें। बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम अभी घटा, एनसीपी के अध्यक्ष से इस्तीफा, अजीत पवार जी का तथाकथित मुख्यमंत्री पद के लिए मोह, और ऐसा माना जाना कि बीजेपी भी उसके लिए राजी है, और एनसीपी महाराष्ट्र का वो प्लेयर है, बीजेपी ये जानती है कि वो अगर उसके साथ आ जाएगी तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का रण शिवसेना का हाथ छिटकने के बाद, या जो भी कारण रहा हो, तो क्या आप किस तरह देख रहे हैं? महाराष्ट्र पर आपकी बहुत सजग दृष्टि होगी ही प्रभारी के नाते, सह प्रभारी के नाते। कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये एक दांव है जो एनसीपी ने खेला है, या आपको लग रहा है कि एनसीपी और बीजेपी अब मिलने के किसी मोड़ पर आकर खड़े ही हो गए? नहीं, देखिए, हम तो इसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पवार साहब को जो लोग जानते हैं, और एक बार तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनके एक आत्मकथा के विमोचन के समय कहा था कि मौसम को समझने की विज्ञान किसी को समझना है तो पवार साहब को समझना चाहिए। तो अब आप उसको दाव कह सकते हैं, आपको उसको रणनीतिक, कूटनीतिक, जो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे जो महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र की जनता का तेजी से रुझान स्थिर सरकार बनाने की ओर जा रहा है, और महाराष्ट्र की जनता अब प्रखर राष्ट्रवादी सरकार को, राष्ट्रवाद माने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसकी उम्मीद भाजपा और सिर्फ भाजपा से रह गई है, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार का होगा। इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जब भी चुनाव आएंगे, हमारे साथ लोग आ सकते हैं, पर हमको सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परिस्थितियां महाराष्ट्र में बन गई हैं। चलिए, आप जिस दृष्टि और सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सह प्रभारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वहाँ शुभकामनाएं उसके लिए।
और बहुत साफ कहना है पवैया जी की, जो बातें मुझे याद रह जाती हैं। चलिए महाराष्ट्र से ही शुरू करते हैं। उनका कहना है मौसम बहुत वहाँ साफ है बीजेपी के लिए, और वो साफ तौर पर देख रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो एक प्रबल लहर है वो वहाँ वो देख रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं कि जापान ने जिस तरह अपने को खड़ा किया कि सैनिकों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में सेना ने अपेक्षा की तो लोगों ने अपने सोने मढ़े दांत भी तोड़ कर दिए। ये राष्ट्रवाद नकारात्मक राष्ट्रवाद नहीं है जो कहीं किसी हिंसा को उत्पन्न करता है। ये अपने देश से अभिन्न रूप से जुड़कर उसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने की एक दृष्टि को विकसित करता है, जिसका उदाहरण जापान आज पूरी दुनिया के सामने है। एक ऐसे ही सकारात्मक राष्ट्रवाद की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की संकल्पना है, सोच है, दृष्टि है, और उसमें विकास घुला मिला है। बीजेपी की दृष्टि यही है, लेकिन उनका आरोप है कि कांग्रेस और विपक्षी दल, चाहे बजरंग दल का मसला हो, चाहे हनुमान जी का विषय हो, उसको कुछ इस नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि देश की फिजाओं में तनाव पैदा करने की कोशिश कर एक ध्रुवीकरण उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण बात कहते हैं दीपक जोशी के मसले पर वो कि चिंता करें, एक कार्यकर्ता बरसों में तैयार होता है और उसके साथ पार्टी का श्रम, संगठन, तन मन धन होता है, तो चिंता होती है। और मन मनुष्य जो है भावना का पुतला है, तो भावनाओं का सही संयोजन हो, वो बिना कहे कह जाते हैं कि ये जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं की है जो इस दायित्व को समझें और संभालें। बहुत धन्यवाद पवैया जी, आपसे बात करना हमेशा आनंददायी होता है। बहुत शुक्रिया शरद जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम जी। और आपसे जब बात करता हूं तो आपके संजीव सवाल मुझे कुछ नए विचार पैदा करने का मौका देता है। आपको बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत सुखद है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो जयभान सिंह पवैया जी, बीजेपी के सीनियर लीडर, महाराष्ट्र के सह प्रभारी, बजरंग दल के पूर्व संयोजक, उन्होंने जो कुछ कहा आपने सुना। मैं सीधे चलता हूं ऋतु की तरफ। ऋतु। बिल्कुल शरद जी, तो पूर्व